नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम तर्कश में। और आज हमारे खास मेहमान हैं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जिस तरीके से चुनाव शुरू हुआ था और मैं कहूं कि चुनाव प्रचार चरम पर दिख रहा है, जो आप लोगों की उम्मीदें थी, जो आप लोगों ने रणनीति तैयार की थी, उस लिहाज से कहां खड़ा पाते हैं? देखिए, हम लोगों ने शुरू से ही, जब जुलाई महीने में पहली बार माननीय प्रधानमंत्री बिहार आए, उसी समय से आगे हम लोगों की एक रणनीति बनी थी कि इस बार बिहार की चुनाव को एक ही मुद्दे पे बांधने की कोशिश किया जाएगा, उसी के अंदर खूंटा गाड़ने के लिए कोशिश किया जाएगा, वो बिहार की विकास। भारतीय जनता पार्टी पूरा विकास को एक बड़ा मुद्दा बनाना, भले ही हमारी प्रतिद्वंदी हमको आलोचना करे लेकिन विकास के मुद्दे पे करे, ये हम लोगों की प्रचेष्टा, हम लोगों की रणनीति रही। मैं मानता हूं बिहार की पहला 2 चरण की चुनाव समाप्त हो चुकी है। ये सारे में हमको लगता है कि विकास एक प्रमुख मुद्दा पहले 2 चरण में उभरा है और आने वाले 3 चरण में विकास ही एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। भले ही उस पर कुछ उसको नाकाम करने के लिए, उसको डिरेल करने के लिए कोशिश भी हो रही है, लेकिन मैं मानता हूं बिहार की नौजवान, महिला, गरीब लोग, पिछड़े लोग, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, विशेष करके सामाजिक एक बड़ा तबका समाज के अंदर जो इस बार एक चाह रखती है विकास ही प्रमुख मुद्दा हो, इसलिए हमारी जैसे सोची समझी रणनीति थी, चुनाव विकास के आधार पे हो, ऐसा होते हुए दिख रहा है। लेकिन विरोधी धर्मेंद्र जी कहते हैं कि बीजेपी ने विकास के नाम पर चुनाव पे उतरे, लेकिन विकास से अलग धर्म, जाति और दूसरे विवादित मुद्दों को उठाकर एक पोलराइज करने की कोशिश की है। क्या कहेंगे? हमने उठाया, ये विरोधियों का आरोप। हमने उठाया। मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहूंगा। लालू प्रसाद यादव जी ने विशेषज्ञ वर्गों को संकेत देने के लिए हिंदू भी बीफ खाता है और उससे आगे गाय और बकरा में कोई फर्क नहीं है, ये मेरे बयान था या लालू प्रसाद यादव जी के बयान था? एक। दूसरी, बिहार की एक जिम्मेवार नेता जो देश जिनको जानता है, उनका नाम है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी की राजनीतिक दिवालियापन यहां तक पहुंची, दशहरा के अवसर पे भाजपा दंगा कराने के लिए हड्डी मांस भी फेंक सकता है कोई धार्मिक स्थान पे, यहां तक नीतीश जी की बयान आई। तो धार्मिक उन्मादना कौन खड़ा कर रहा है? दूसरी, ये चुनाव अगड़ा पिछड़ों की चुनाव है, ये भाषा कौन कह रहा है? खुलेआम ये दोनों नेता जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये इस डेस्परेशन पे एक धार्मिक उन्मादना और एक जातीय तनाव, इन दोनों के अलावा, इस 2 विषयों के अलावा कोई मुद्दा ना लालू जी के पास है ना नीतीश जी के पास है। ये तो रिकॉर्ड पे है, ये तो एलानिया तरीका से। ऐसा लगता है कि विरोधी आप लोगों को विकास के एजेंडे से उतारकर धर्म और जात के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इन मुद्दों को उठाया जा रहा है? देखिए, हमें नहीं, ये बिहार को गुमराह करना चाहते हैं, बिहार की एक्सप्रेशन को गुमराह करना चाहते हैं, बिहार के नौजवानों के सपने में ये पानी डाल रहे हैं। ये उन गुनहगार लोग हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं। एक ने 15 साल और एक ने 10 साल राज करने की दावा कर रहे हैं। आज बिहार की कोई भी सेक्टर की बात उठा के दिखे, विशेष करके यहाँ की नौजवानों की रोजगार की विषय हो, महिलाओं की सुरक्षा विषय हो, समाज में अमन चैन के विषय हो। आप जानते हैं, पटना शहर में कुछ दिन पहले एक कार्यरत आईपीएस ऑफिसर पे गोली हुई, रोहतास के अंदर एक कार्यरत एडिशनल एसपी पे गोली हो गई, उसको सरकार छुपाए बैठी है। तो ये तो बिहार की हालत है। इस प्रकार की हालत में जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, समाज को कोई सकारात्मक दृष्टिकोण देने की जो नाकाम है, वो ये जातीय तनाव और धार्मिक उन्मादना वाला मुद्दा खड़ा करते हैं। नीतीश कुमार और लालू यादव की रैलियों को मैं देख रहा था और जो बयानों को मैंने देखा, उसमें एक बड़ा आरोप जो वो लोग लगा रहे हैं, उनका कहना है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री जो जिस पैकेज की बात कर रहे हैं, जिन सुविधाओं की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ राजनीतिक है, हवा हवाई है। देखिए, ये तो उनके वैचारिक दिवालियापन की पराकाष्ठा है, हमको छुपा के तो नहीं किए उन्होंने। कोई राज्य में आपने कभी दिखा है कि एक राज्य सरकार एक झूठ को अखबार के माध्यम से किसी सरकार की नीति को, प्रतिद्वंदी सरकार या कोई केंद्र सरकार की नीति को अखबार के माध्यम में महीने भर की झूठा कैंपेनिंग चलाए? ये नीतीश कुमार जी ने चलाने की दुस्साहस किया। कोई एक विषय उठा के देखे, किसी में से उन्होंने बिहार में अभी तक नहीं
हुआ होगा उसको दोबारा देने के काम कोई पैकेज में हमने किया क्या? सारे 1,25,000 करोड़ रुपया की योजना, हाँ उन्होंने कभी सोचा होगा, आया था क्या? मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। मेरे विभाग संबंधित 2-3 विषय है। आज बिहार की घरों में 100 में से लगभग 28 से 30% घरों तक एलपीजी कनेक्शन है। अगर उसको हम 60% तक ले जाने के लिए कल्पना किया, उसके लिए योजना बनाई, इसके लिए केंद्र सरकार विशेष छूट देने के काम किया, नए एलपीजी टर्मिनल बनाने के लिए बात किया, पाइपलाइन बनाने के लिए बात किया, ये पहले सोचा गया था क्या? क्या बिहार की माताओं को एलपीजी कनेक्शन ना मिले, घरों में एलपीजी कनेक्शन ना मिले? क्या रोजगार बढ़ाने के लिए हमने गैस पाइपलाइन, जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन, पिछले 30 साल से कांग्रेस पार्टी इसी सपने को बेच रहा था, किसी ने किया क्या? हमने निर्णय किया, टेंडर किया, काम आज पाइप डालना शुरू हो गई। पहले हुई थी क्या? मोकामा में दूसरी रेल पुल की बात हमने कहा, पहले तय हुई थी क्या? ये सारा विषय पे आज 1,25,000 करोड़ रुपया की पैकेज, उसके अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपया के नए प्रकल्प, ये नई सोच के साथ आई है। उसको नीतीश कुमार जी के पास या लालू जी तो विकास में कोई संबंध उनके है ही नहीं, उनमें जाते भी नहीं है। बाकी नीतीश बाबू की बात रहा, नीतीश बाबू ने कहा कि मैं बिजली नहीं दे पाऊंगा तो चुनाव मांगने नहीं जाऊंगा। क्या बिजली पहुंची? गांव की एक आधे अधूरा गांव की तक बिजली पहुंचा देना बिजली नहीं पहुंचाने की बराबर है। आज बिजली की उत्पादन कितना है बिहार सरकार की तरफ से, उसकी ट्रांसमिशन क्वालिटी कितनी है, इसके कारण कितने शिक्षा में फर्क आई, कितने रोजगार नया तैयार हो पाया। इसलिए उनके पास विकास की ना कोई योजना है, ना विकास को स्वीकार करने के लिए उनके पास कोई बड़प्पन है। जिस तरीके से पहला चुनाव मैं देख रहा हूं, जहां पर केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री किसी पैकेज का ऐलान करते हैं, उसको लेकर राज्य सरकार नानुकुर करे, उसको लेकर सवाल खड़े करे, क्या आपको लगता है कि वाकई राज्य और केंद्र का जो संबंध होता है इन चुनावों में वो टूटता दिख रहा है? वो जो एक पतली रेखा थी वो रिश्तों की कड़वाहट में बदलती दिख रही है, ऐसा क्यों लगता है? देखिए, प्रधानमंत्री जी को विरोध करने के लिए नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। इनकी राजनीति की एक ही उद्देश्य है, उनको सहन नहीं हो पा रहे जो लोग अभी तक पिछड़ों की अगुवाई करने की खोखले दावा कर रहे थे, जो सामाजिक न्याय के ठेकेदार बने हुए थे। आज एक पिछड़ा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन चुका है, बनने की पहले विरोध किया, बन जाने के बाद भी आज उनकी पेट में वो बात हजम नहीं हो रही है। ये मूल विषय, ये मूल राजनीतिक विषय है। मैं आपको कहूं पैकेज के बारे में, यही नीतीश कुमार जी जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ के कांग्रेस की दामन थामा, ये नहीं भूलना चाहिए कि नीतीश कुमार जी 2,500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से लाने के बाद बिहार के अंदर दिवाली मनाने के लिए काम किया था कि हमको बीआरजीएफ ग्रांट बढ़ गई। चिदम्बरम जी को गाड़ी में बिठा के नालंदा से ले आके कांग्रेस पार्टी सदाकत भवन तक छोड़ने के लिए गए थे, यही नीतीश कुमार जी। 2,500 करोड़ कांग्रेस से मिला तो दीपावली, और मोदी जी 1,25,000 करोड़ दिए तो ये स्वीकार नहीं, मैं लूंगा नहीं। ये तो अपनी अहंकार की पराकाष्ठा है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा ये कोई, मैं तो कोई दया तो किसी ने बिहार को नहीं कर रहा है, ये बिहार की हक है, बिहार के नौजवानों के अधिकार है। रोजगार नहीं मिलनी चाहिए क्या? क्या कृषि की बढ़त नहीं होनी चाहिए? सड़कें ठीक नहीं बननी चाहिए? रेल पुलिया नहीं बननी चाहिए? उद्योग धंधे नहीं लगनी चाहिए? माताओं के वहां नया एलपीजी कनेक्शन, स्वच्छ ईंधन नहीं लगनी चाहिए? अरे नीतीश जी, अगर आप बिहार के प्रति सच में आपके मन में दर्द होता तो आप प्रधानमंत्री जी के साथ राजनीतिक विवाद हो सकती है, आप हमारे प्रतिद्वंदी हो सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस विषय में तो बिहार के गरीबों के कल्याण के लिए तो आप बड़ा मन दिखाते हैं। उनके पास कोई, इसीलिए कहा ना, इनकी वैचारिक पतन हो चुकी है। ये एक दकियानुसी राजनीति में पहुंच चुके हैं। क्योंकि दोनों जो नेता हैं, लालू और नीतीश, उनका ये भी आरोप है आपकी पार्टी और आपके चुनाव जो कैंपेन रही है उसको लेकर कि ये दलित और पिछड़ों के विरोधी हैं। ये मैं ज्यादातर रैलियों में उनके ये बयान है जिनको मैं कोट कर रहा हूं कि ये अमूमन हर रैली में दिख रहा है। क्यों है ऐसा? क्यों इस तरह के बयान जो है मैं कहूं कि किसी एक पार्टी के साथ जोड़कर दिए जा रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनको बिहार में अत्यंत पिछड़ा माना जाता है। राज्यों में अलग होती है, एनेक्सर 1 के हिसाब करें तो मोदी जी अत्यंत पिछड़ा जाति से आते हैं। ये उस सबसे उनकी बड़ी प्रॉब्लम है।
उनको दिक्कत हो रही है कि हमारी जो ठेकेदारी था सामाजिक न्याय की, लालू जी ने अपने सामाजिक न्याय की पैमाना क्या बनाया? उनकी धर्मपत्नी, उनकी बेटी, उनकी 2 बेटे। आखिर आज रंजन यादव, रामकृपाल यादव उनको क्यों छोड़ दिए हैं? क्या यही उनकी सामाजिक न्याय की नया फॉर्मूला है? यह पारिवारिक न्याय है। दूसरी, नीतीश जी के साथ कौन मित्र रहा है? नीतीश जी के बारे में लालू जी तो वही कहा था जिसको नीतीश जी ने सबको ठगने की एक मुहावरा भी तो उनके बारे में कहा था। ये आज भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा दलित एमपी है, अनुसूचित जाति की एमपी है, अनुसूचित जनजाति की एमपी है, सबसे पिछड़ा एमपी, ओबीसी कैटेगरी के एमपी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नेता हमारे स्वयं पिछड़ा जाति के हैं। उसके बावजूद भी कोई कहेगा कि नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की विरोधी है, दलितों की विरोधी है। भाई, प्रजातंत्र में तो आपको तो विश्वास ही नहीं है। पिछले 1.5 साल पहले देश के गरीबों ने, देश की अनुसूचित जाति के लोगों ने, जनजाति के लोगों ने, पिछड़ों ने एक बर्तन मांजने वाले महिला की बेटे को और एक चाय बेचने वाले की बेटे को प्रधानमंत्री बनाया, जो अपने जिंदगी में मेहनत करके समाज के निचले तबके से उठ के आज देश की प्रधानमंत्री की जनाशीर्वाद के कारण जवाबदेही संभाल रहा है। अगर उसी के नेतृत्व को कोई चुनौती देती है, ये कोई चुनौती नहीं है, ये उनके मन के अंदर जो असहिष्णुता है, ये उसके प्रतिफलन है। एक और अहम चीज जो विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग उन पर जंगलराज का आरोप लगा रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि वो जातिवाद फैला रहे हैं, लेकिन उन्हीं के घरों से कुछ लोगों को तोड़कर अपने पक्ष में खड़ा किया, और क्योंकि आपका विकास या फिर विकास के मुद्दे पर आपको भरोसा नहीं था। क्या रावण की लंका में विभीषण नहीं होते थे? अच्छे लोग अगर एकजुट होते हैं, क्या हम नीतीश कुमार जी को, हमने ही, प्रधानमंत्री जी ने इस बिहार के अंदर कहा है, मैंने अपमानित हुआ, मैंने खुद को ग्लानि में रखा, लेकिन मैं मेरे प्रतिष्ठा, जैसे नीतीश कुमार जी अपने प्रतिष्ठा को पहले रखा और बिहार के हित को बाद में रखा, उसके बावजूद भी हमने नीतीश जी के साथ गठबंधन चलाया। क्यों? बिहार से जंगल राज को खत्मा करना था, बिहार में जंगल राज को समाप्ति करनी थी। समता पार्टी या उस समय की जनता दल यू ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं की थी, भारतीय जनता पार्टी ने किया था। व्यक्ति को नहीं किया था, व्यक्ति के नाम पे एक सामाजिक समीकरण बनाई थी। किसके खिलाफ? जंगल राज के खिलाफ, अव्यवस्था के खिलाफ, भय के खिलाफ, आतंक के खिलाफ। इसलिए नीति के आधार पर हमने तो हाथ नहीं छोड़ा था, उन्होंने अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा ना होते हुए हमारी हाथ छोड़ा था। उनके अहंकार हमसे उनके हाथ छुड़वाया। इसलिए ये जो तुलना करना, इसलिए कई अच्छे लोगों की गठजोड़ हो रही है जो सामाजिक न्याय की सही पक्षधर है, वो सारे धीरे धीरे आके गरीब, दलित, पिछड़े प्रधानमंत्री के नेतृत्व को स्वीकार करके उनके हाथ मजबूत कर रहे हैं और एक नया भारत बनाने के लिए, नया बिहार बनाने के लिए काम पे जुट चुके हैं। धीरेन्द्र प्रधान जी, यहाँ पर रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। कागज पर उतरी रेखाएं, नेता के माथे चिंताएं, ब्यूरोक्रेसी तनी तनी सी, पब्लिक लेकिन खिली खिली सी। लेता है सबकी वो खबर, धारदार है इसकी नजर। नहीं बोलता ये किरदार, लेकिन सब हैं खबरदार। पढ़ने वाले का जीते मन, सिर्फ एक है वही लक्ष्मण। देखिए विरासत में इस बार आर.के. लक्ष्मण का कार्टून संसार। मधुबनी चित्रकारी, मिथिला की लोक कला और बिहार की पहचान। प्रकृति और पौराणिक गाथाओं से सराबोर, चटकीले और मटियाले रंग बनाए चित्रों को खूबसूरत। देवी देवता, पशु पक्षी, फूल और पत्तियां,
दो तरह की होती हैं तस्वीरें, भित्ति चित्र और अल्पना। पहले कच्ची मिट्टी की झोपड़ियों पर होती थी चित्रकारी, अब कागज, कपड़े और कैनवास पर उतरी ये शानदार कलाकारी। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम तर्कश और आज हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र जी, एक बड़ा मुद्दा जो महंगाई को लेकर इस वक्त आरोप लगा रहे हैं विपक्षी और आपकी पार्टी कह रही है कि राज्य सरकार इसमें कुछ नहीं कर रही है, महंगाई के लिए वो जिम्मेदार है। वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है। जनता को क्या कहेंगे? देखिए, कोई झूठ को बार बार बोलने से सच नहीं हो जाता है। जो पार्टी सबसे ज्यादा हमारे ऊपर सवाल उठा रही है उसकी नाम है कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी 2009 में ये वादा करके चुनाव जीती थी, हम आने के बाद 100 दिनों के अंदर महंगाई को काबू में लाएंगे। ये उनकी चुनावी घोषणा पत्र में था। पूरा 5 साल बीत गई, उन्होंने महंगाई के ऊपर नियंत्रण रख नहीं पाया। आज हमारी पिछले 16 महीने से सरकार चल रही है। मैं मेरे विभाग के बारे में बात कहूं, जो मुद्रास्फीति को बढ़ाने में पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बड़ी रोल रहती है, दोनों प्रोडक्ट पे, पेट्रोल और डीजल पे पिछले 16 महीने में 10 से 12 रुपया की दामों में कटौती हुई है। ये मैंने कह सकता हूं कि सिर्फ भारत की योजना के कारण हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी एक उसके लिए प्रमुख जिम्मेवारी रखता है, प्रमुख भूमिका रखता है, प्रमुख कारण बनता है। लेकिन आज से पेट्रोल डीजल की दाम घटी, 10-12 रुपया दाम घटी। हमने तिजोरी में उसको नहीं रखा, ग्राहकों के पास पहुंचा दिया है। आज मुद्रास्फीति नियंत्रण में है। मैं उल्टा प्रश्न पूछना चाहती हूँ। 2-4 दिनों में दालों को लेके उन्होंने एक हवा खड़ा करने के लिए कोशिश किया है। उनकी दाल नहीं गलने वाली है। मैं आपको बिहार के अंदर एक तथ्य बताना चाहता हूँ। इसी एक्ट 1955, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, ये जो महंगाई की नियंत्रण करना, एक कमोडिटी को उपलब्ध करवाना, उसको मौजूद रखना और उसको वितरण करना, ये प्राइमरीली काम, प्रथम तो काम ये राज्य सरकारों की है। इसी एक्ट 1955 के अंदर ये लिखा गया है, ये जवाबदेही राज्य की है। केंद्र सरकार उसमें एक परामर्श दे सकती है। बिहार सरकार को पिछले 6 महीने में केंद्र सरकार 6 चिट्ठी लिखा है। कृषि मंत्री ने चिट्ठी लिखा है, वितरण मंत्री ने, सार्वजनिक वितरण मंत्री ने चिट्ठी लिखा है। बिहार सरकार सोई रही। उससे और खराब काम क्या हुआ है? जो स्टॉक लिमिट किस राज्यों में एक मौजूदकारी व्यक्ति जो गोदाम चलाता है, जो खुदरा व्यापार को बेचता है, ऐसे स्टॉकिस्ट कितनी स्टॉक रख सकती है, यह राज्यों को निर्णय करना पड़ता है। बिहार सरकार ने 30 सितंबर में उनकी वो सीमा खत्म होने के बाद उसको रिन्यू नहीं किया, स्टॉक लिमिट नया नहीं निर्धारित किया, जिसके कारण आज भी बिहार के ग्राहकों को लादा गया है कालाबाजारी के पास, ढकेल दिया गया कालाबाजारियों के पास। मुख्यमंत्री जी ने एक सभा में प्रश्न उठाया, मेरे को हंसी आती है। केंद्रीय मंत्री लोग मेरे ऊपर ये आरोप कर रहे हैं। उन्होंने 4 जगह की उदाहरण दिया। गुजरात में क्यों नहीं है? नीतीश जी को शायद झूठ बोलने की तो एक लकवा उनको लग गई, उनकी आदत बन चुकी है, उनको खबरें रखना नहीं आता है। एक कल झूठ ट्वीट उन्होंने किया है। मैं आज तथ्य आपके सामने बताता हूं। गुजरात में 140 रुपया में दाल मिलने की निर्णय गुजरात की शासन व्यवस्था ने कर दिया। आज गुजरात की अखबारों में प्रमुखता के साथ उसको छपाया है। वो तो कोई भारतीय जनता पार्टी की वो माउथपीस नहीं है। इसलिए नीतीश जी, आपने जवाबदेही से भाग रहे हैं। आपने स्टॉक लिमिट को क्यों नहीं रिन्यू किया? और वो ये कहते हैं कि केंद्र सरकार ने वक्त पर इंपोर्ट नहीं की दालें। बिल्कुल इंपोर्टेड है। पैसा भी एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बना के रखा, इसी का तो 6 चिट्ठी लिखा। आप लीजिए और आपकी राज्यों में उपलब्धता बढ़ाइए। आपके मन में खोट था, आप एक विद्वेष की राजनीति में विश्वास रखते हो, गरीबों को शोषण करके आप उनकी आंसू से ही राजनीति करना चाहते हो। ये आपकी दिक्कत है।
ये जमाना बदल चुकी है। आपको आपकी शब्द में उत्तर मिला है कल, और आप जो तथ्य को भ्रमित करने के लिए कोशिश करो, ये तथ्य है। चिट्ठी लिखा गया है। 2 दिन पहले उन्होंने भारत सरकार को चिट्ठी लिखा, दाल के बारे में चिट्ठी लिखा है, का प्याज के बारे में चिट्ठी लिखा है। ये तो अपने जवाबदेही से, नीतीश जी का स्वभाव तो ऐसी ही है, अपनी जवाबदेही से भाग जाना ये उनकी नीति है। और जिस तरीके से वो ये भी कहते हैं कि जो केंद्र सरकार है, पिछले 1.5 साल का करीब वक्त हो रहा है, बोले कि अब वो बात कर रहे हैं बिहार में विकास को लेकर, और इन 1.5 वर्षों में बिहार में केंद्र सरकार ने कोई भी मदद नहीं की, कोई भी योजना नहीं चलाई। देखो, ये तो झूठ की फैक्ट्री चलाने वाले लोग हैं। मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं। सबसे जो बिहार लाभ मिला है, 14वें वित्त आयोग में सबसे ज्यादा किसी राज्य को लाभ मिला है तो उसका नाम है बिहार। हमने तो, प्रधानमंत्री जी तो ये नहीं सोचा क्या नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, उनको मैं उनकी जेब में क्यों ज्यादा पैसा दूं, मैं ही सीधा खर्चा करूं। हमने 32 को 42% तक बढ़ा के ज्यादा पैसा बिहार को दिया, 1 नंबर। दूसरी मैं उदाहरण, मैं 100 उदाहरण दे सकता हूं कैसे बिहार उसमें लाभ लिया है। उन्होंने कल परसों में उनके भाषण में देख रहा था कि हमको विशेष दर्जा मिलनी चाहिए, और उन्होंने ये मांग किया कि विशेष दर्जा में क्या होनी चाहिए, जिलाओं में भारत सरकार की ओर से टैक्स रिबेट रहेगा तो उद्योग धंधा लगेंगे। बिहार, भारत सरकार उसको करके दिया है अगस्त महीने से। आप उसको सत्य को देखना नहीं चाहते हो, आप झूठ फैलाना चाहते हो। तीसरी, प्रधानमंत्री जी ने 2014 अगस्त 15 को कहा कि मैं 1 साल के अंदर भारत सरकार की ओर से राज्यों में जो स्कूलों में टॉयलेट, सरकारी स्कूलों में टॉयलेट नहीं होगी, सब में हम टॉयलेट बनाएंगे। मैं आप दावा करना चाहता हूं, आज हमने कभी प्रचार नहीं किया, क्योंकि हमको विकास के कामों में राजनीति नहीं करनी है, ढिंडोरा नहीं पीटना है कि मैंने दे दिया। बिहार के अंदर सबसे, भारत में सबसे कोई प्रांत स्कूल में टॉयलेट बनाने में ज्यादा पैसा लिया है, कई बिहार सरकार ने खुद ही खर्चा किया है। 3000 करोड़ से ज्यादा रुपया स्कूलों में टॉयलेट बनाने में 1 साल के अंदर भारत सरकार ने खर्चा किया। दूसरी, पिछले साल भर में, फिर मेरे विभाग का मैं एग्जाम्पल दूंगा कि हमने कहा ना कि गरीबों के अंदर एलपीजी कनेक्शन बढ़ाने के लिए हमने काम मुहिम छेड़ा है। गरीब मां की आंखों में धुआं ना जाए, आंसू ना आए, उसके लिए हमने स्वच्छ ईंधन देने के काम किया है। मैं पिछले 2015 के आंकड़ा देना चाहता हूं। जनवरी से लेकर आज तक 60,000 नए बीपीएल परिवारों को 1600 रुपया छूट के साथ हमने बीपीएल नया चूल्हा लगाया, नया एलपीजी कनेक्शन दिया। और इस सारा विषय अगर नीतीश जी को विकास नहीं लगता है तो स्वाभाविक कैसे लगेगा? वो तो जंगल राज के साथ गठबंधन किए हैं, जिनको विकास के साथ कोई संपर्क ही नहीं है, और भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस के साथ उनकी नई गठबंधन हुई है, नई दोस्ती हुई है, जिनको कोई विकास के साथ, ना गरीबों के साथ, ना पिछड़ों के साथ जिसकी कोई रिश्ता ही नहीं है, उन लोगों से उनकी नई नई मोहब्बत हुई है, इसलिए वो आज उनको जंडिस हुई है। क्योंकि गठबंधन पर लोगों का ये कहना है कि जो महागठबंधन बना उसके डर से बीजेपी ने उन साथियों को ले लिया जिनका वो कभी विरोध करते थे, यानी कि आपके सहयोगियों पर निशाना साधा। वो साथी तो हमारे साथ 2000 पिछले लोकसभा चुनाव में हम तो 3 लोग मिलकर चुनाव लड़े थे। माननीय रामविलास पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन थी। हम लोगों को बिहार की जनता की आशीर्वाद मिली, और मांझी जी हमारी नए सहयोगी बने, होते नीतीश कुमार जी कारण बने। अभी आप पूछ रहे थे कि नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी रिजर्वेशन के बारे में प्रश्न उठाते हैं। मैं आपको एक तथ्य बताना चाहता हूं। मांझी जी को मुख्यमंत्री कौन बनाया, निकाला क्यों मुख्यमंत्री से मांझी जी को? आपको मालूम है, मांझी जी बिहार निवास में, दिल्ली में जो भवन में रहते थे, जो कमरे में रहते थे, मांझी जी को हटने के बाद उस कमरे में वो सीएम सूट में अभी के मुख्यमंत्री एक दिन भी पांव भी नहीं रखे। क्यों? उसको नया बना रहे थे। एक दलित व्यक्ति वहां रह गया, इसीलिए ये नया बनाना चाहिए। ये मानसिकता रखने वाले लोग ये गठबंधन की पाठ हमको पढ़ाएंगे। मांझी तो उन्हीं की देन है बिहार में। मांझी जी को तो उन्होंने नीचा दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा, इसलिए हमारी गठबंधन तो मजबूत है। उनकी गठबंधन क्या है? जिनको उन्होंने नेता मान के जनता परिवार बनाया, महागठबंधन बनाया, आधे चुनावी नेता उनको छोड़ के अलग चले गए। ये उनको गाली देते रहे, वो उनको गाली देते रहे। तो गठबंधन और महागठबंधन, हमारी गठबंधन तो पुरानी है, उनकी महागठबंधन तो मौका परस्तों की गठबंधन है। वीरेंद्र प्रधान जी, अब मैं आता हूं चुनौतियों को लेकर। इस पूरे चुनाव में इस वक्त क्या बड़ी चुनौती आपको दिखती है? क्योंकि कई जानकार ये कहते हैं कि
आपकी पार्टी के कुछ नेताओं के बयानों से मुश्किल में डाला आपकी रणनीति को? कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ जगह पर टिकट वितरण को लेकर जो चीजें सामने आई उसको लेकर कुछ मुश्किल रही। क्या आपका सोचना है? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की समूचा ताकत से आगे बिहार के नौजवानों की इस बार चुनाव हो रही है। चुनाव को कंधे दिया है बिहार की नौजवानों ने, बिहार की महिलाओं ने। पिछले 1-2 चरण की जो वोट की ट्रेंड हमको ध्यान में आई है, ये ट्रेंड परिवर्तन के लिए, ये ट्रेंड नई चाह के लिए, ये ट्रेंड विकास के लिए, ये ट्रेंड बिहार को देश की अव्वल नंबर राज्य बनाने के लिए। इसलिए सारा विषय जो आप गिनवा रहे हैं ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है ये आज की बिहार की चुनाव, और पहले भी हुई है। बिहार कोई पहली बार ऐसे नहीं करने जा रहा है। बिहार देश को दिशा देने वाले प्रांत है। इसलिए बिहार की नौजवान, बिहार की महिलाएं, बिहार की सामान्य लोग, गरीब लोग आज इसको एक जन आंदोलन का रूप दे चुका है। इसलिए सारे जो मुद्दा आप गिना रहे हो गौण है। एक आखिरी सवाल नरेंद्र जी, जिस तरीके की पूरी राजनीति रही है, क्या वाकई आम चुनाव से लेकर अब तक मैं कहूं कि बिहार चुनाव, जो कई राज्यों के बीच में चुनाव हुए हैं, आप लोगों के लिहाज से सबसे ज्यादा तीखा हमला या फिर सबसे मुश्किल रण ये दिख रहा है? देखिए, ये जो तीखापन और कड़वापन की बात कहते हो, मैं तो ये समाज की जो बदलती हुई चेहरा ऐसे में मानता हूं। लेकिन मैं एक विषय पे, मेरे मन में एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते और विद्यार्थी के नाते कभी कभी मैं सोचता हूं तो मेरे को थोड़ा कष्ट होती है। समाज में देखिए, जब सामंतवादी लोग, जो जिनके हाथ में सत्ता रहती है, जब जाती है, बड़ा दिक्कत होती है। उनको कुछ लोगों, कांग्रेस पार्टी को लगता है और विशेष करके गांधी परिवार को लगता है कि ये देश को शासन चलाने की ठेकेदारी सिर्फ हमारे पास है। उनसे आज जो उनके पैर के नीचे जमीन बची नहीं। कांग्रेस पार्टी अपनी जन्म से आगे सबसे बड़ा राजनीतिक दिवालियापन की स्थिति में आज है, क्योंकि लोगों ने उनको हराया, प्रजातंत्र ने उनको परास्त किया। इस सत्य को सामना करने के लिए वो स्थिति में नहीं है, उसको हजम करने के लिए स्थिति में नहीं है। ऐसे ही उनके कुछ सहयोगी, ये सब लोगों की गठजोड़ हुई है। इनको आज चुभ रहा है। देश में लोगों ने एक नया राजनीति को शुरू कर दिया है, नया नेतृत्व को दे दिया है, जिस नेतृत्व आज देश की भरोसा के साथ साथ दुनिया की भरोसा जीतने का काम किया है। इस सत्य को नहीं पहचानने के कारण चंद दिनों के लिए ऐसे सामंतशाही की लोग, उपद्रवी लोग एक तीखापन की ढोंग रचेंगे, लेकिन फिर 1-2 बार चुनाव के अंदर उनको जब मुंह की खाना पड़ेगा तब ये अपने आप में सही हो जाएंगे, क्योंकि प्रजातंत्र में जन ही तय करता है, प्रजा ही तय करता है अंतिम फैसला क्या होगा। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र प्रधान जी, वक्त देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो तर्कश में आज बस इतना ही। आप बन रहिए राज्यसभा टीवी के साथ।